नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे कोरोना की बढ़ती रफ्तार की, बात करेंगे कोरोना पर कैसे कंट्रोल हो, बात करेंगे कि आउट ऑफ कंट्रोल होते कोरोना पर कैसे काबू पाया जाएगा। देश में कोरोना सुपर रफ्तार से आगे बढ़ता जा रहा है। बिना रोक टोक कोरोना का कदम आगे ही बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसे रोकने के लिए कोई ठोस उपाय अब तक नहीं मिल रहा है। कोरोना वायरस के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाने में वैज्ञानिक दिन रात जुटे हुए हैं। कई देशों में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल भी हो रहा है। कोरोना पूरे विश्व में अपना विष फैलाता जा रहा है, लेकिन अब तक उसे रोकना मुश्किल हो रहा है। दावे तो बहुत किए जा रहे हैं, हकीकत भी दूर ही है। हकीकत से कोसों दूर ये दावे दिख रहे हैं। अब सवाल इस बात को लेकर है कि कोरोना पर कैसे काबू पाएगी सरकार। अगर रफ्तार ऐसी ही बढ़ती चली गई तो क्या होगा कोरोना का, देखते हैं रिपोर्ट। पूरा विश्व कोरोना के कहर से करा रहा है। दुनिया के हर ताकतवर देश कोरोना के जद में है। पूरा विश्व कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन कोरोना अब तक अजय है, अपराजित है। उसे किसी देश ने हराया नहीं है। कोरोना की रफ्तार को पूरा विश्व मिलकर भी रोक नहीं पा रहा। कोरोना दुनिया भर में अपना विष फैलाकर लोगों की जिंदगी छीन रहा है। करोड़ों लोग कोरोना के क्रोध के शिकार हो चुके हैं। हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अब भारत में कोरोना सुपर रफ्तार में फन फैलाता जा रहा है। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 13 लाख के करीब पहुंच गई है। देश में इस महामारी से मरने वालों की संख्या 30,000 के आंकड़े को पार कर चुकी है। तो वहीं अमेरिका में कोरोना मामलों की संख्या 40 लाख को पार कर चुकी है और करीब 1.5 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के आंकड़ों की बात करें तो अभी तक 1,54,00,000 कोरोना मामले सामने आ चुके हैं और 6,32,000 लोग इस वायरस से जान गंवा चुके हैं। भारत समेत कई देश कोरोना पर काबू पाने के लिए वैक्सीन बनाने में जुटे हैं, लेकिन अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी। कई वैक्सीन ट्रायल पर है, लेकिन तब तक कोरोना लगातार रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। अभी तक करीब 15 मिलियन हम टेस्ट कर चुके हैं। हर रोज 0.35 मिलियन टेस्ट कर रहे हैं। 1 मिलियन टेस्ट तक हर रोज की हम अपनी क्षमता ले जा रहे हैं। किस प्रकार से भारत में जहां पीपीई या वेंटिलेटर्स इत्यादि जितने भी हमारे इंडिजिनस लेवल पर चीज़ें हैं ये बन नहीं पाती थी, आज उनको भारत एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने देश में कोविड-19 संक्रमण का दर और इससे होने वाली मौतों का आंकड़ा जनसंख्या के लिहाज से कम बताया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने देश भर में संक्रमण के मामलों का आंकड़ा देते हुए कहा कि हमने अब तक 1.5 करोड़ से अधिक कोविड-19 टेस्ट कर लिया है और अब हर दिन 3.5 लाख से अधिक टेस्ट हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि हमारी रिकवरी रेट ज्यादा है। उन्होंने कहा कि भारत की रिकवरी तो 61.45% है और मृत्यु दर 2.3%। हर्षवर्धन ने कहा कि भारत में प्रति 10 लाख संक्रमण के मामले और मौतों का आंकड़ा सबसे कम है। स्वास्थ्य मंत्री ने शुक्रवार को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मेंबर स्टेटस के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि भारत कोविड-19 की चुनौतियों को राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के साथ देख रहा है। हम लोगों ने प्रोएक्टिवली और प्रीएम्प्टिव और ग्रेडेड स्ट्रैटेजी अपनाते हुए सारे संसार के अंदर कोविड के खिलाफ जंग में बेहतरीन प्रदर्शन किया। हमने बताया कि कैसे आज भी भारत का जो मॉर्टेलिटी रेट है वो दुनिया में शायद सबसे कम है, 2.37 के करीब। जो हमारा रिकवरी रेट है वो 63% से ज़्यादा है। दिल्ली की 1/3 के करीब आबादी, 1/3 या उससे भी थोड़ा ज़्यादा आबादी अब इन्फेक्ट होकर ठीक हो चुकी है। इसको पॉजिटिव लेना चाहिए, पर फिर भी अभी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि 1/3 हुए हैं। जो लोगों का हार्ड इम्यूनिटी के लिए कहना है, साइंटिस्ट जो कह रहे हैं वो कहते हैं 40% से लेकर 60% तक होने के बाद हार्ड इम्यूनिटी होती है, बट डिक्लाइन जरूर स्टार्ट हुआ है। कोरोना सिर्फ लोगों को बीमार और सांसें ही नहीं छीन रहा, बल्कि कोरोना ने लोगों का रोजगार कारोबार भी छीन लिया है। देश में कोरोना की वजह से बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई है। देश में यातायात से लेकर पर्यटन उद्योग से लेकर सारे उद्योग धंधे चौपट हो चुके हैं, जिसकी वजह से लाखों लोग सड़क पर आ चुके हैं। कंपनियों को फैक्ट्रियां चालू रखने में भी काफी दिक्कतें आ रही है। बड़ी कंपनियां को छोड़ दें तो छोटी कंपनियां डूबने की कगार पर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उड़ानों पर लगे प्रतिबंध और घरेलू स्तर पर प्रतिबंध के साथ शुरू एयरलाइन कंपनियों को ऑपरेशन चालू रखने में अब भारी मुश्किल आ रही है।
कोविड-19 ने वैश्विक स्तर पर एयरलाइंस इंडस्ट्री को बुरी तरह से प्रभावित किया है। पहले से आर्थिक संकट से जूझ रही कुछ एयरलाइन कंपनी इस समय बर्बादी के कगार पर पहुंच गई है। अब सवाल है कि कोरोना के बिना वैक्सीन आए, कोरोना की लड़ाई कब तक लड़े, देश की जनता कब तक घुट घुट कर जीती रहेगी और कोरोना की रफ्तार को कैसे रोकेगी सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो बढ़ती रफ्तार को कैसे रोकेगी सरकार, ये एक बड़ा और अहम सवाल हो जाता है। पिछले 24 घंटे के जो आंकड़े सामने आए हैं वो हैरान और परेशान दोनों ही करते हैं, न सिर्फ सरकार को बल्कि आम लोगों को भी, क्योंकि पिछले 24 घंटे में यानी कि अब एक दिन में आंकड़ा 50,000 के आसपास पहुंच रहा है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या इस कदर बढ़ रही है कि यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, जो हैरान और परेशान तो करता ही है, साथ ही साथ लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा रहा है। इस पर हम खास डिबेट करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। डॉक्टर राहुल भार्गव जी हमारे साथ है, कैंसर विशेषज्ञ हैं, फोर्टिस अस्पताल से सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर विनय अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, पूर्व अध्यक्ष IMA के, सर बहुत स्वागत है आपका भी। डॉक्टर नेहा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट है, आपका भी मैम बहुत स्वागत है। यहाँ पर सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर विनय अग्रवाल जी आपसे है, क्योंकि अब जो हालात, जो स्थितियां फिलहाल देश भर में बनी हुई है, ये बहुत ज्यादा चिंताजनक है। एक दिन में यानी कि पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें सर, तो जो आंकड़ा है वो तकरीबन 50,000 के पास पहुंच गया है। ये कितनी बड़ी चिंता की बात है? देखिए, आंकड़े की जहां तक आप बात करते हैं नेहा जी, तो ये तो चिंता का विषय है ही। आज के करीब पहुंच रहे हैं 13 लाख टोटल नंबर, और विद इन 13 लाख नंबरों के बाद 50,000 डेली, ये चिंताजनक बात है। लेकिन मेरा सोच इसमें यह है कि हम नंबर्स की तरफ ना जाएं, हम मौतों की तरफ जाएं। अगर हम मोर्टेलिटी रेट को कम कर पाएंगे तो हमारा सबसे सक्सेसफुल वो रहेगा। और मैं कह सकता हूं कि आज के दिन की रिपोर्ट्स के अनुसार इंडिया का जो मोर्टेलिटी रेट है या जो उनका डेथ रेट है वो वेस्टर्न कंट्रीज से कहीं कम है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमने कुछ ना कुछ कोरोना पे और उनकी डेथ रेट कम करने पे हमने उन प्रयासों में सफल हुआ। जी डॉक्टर राहुल भार्गव, कितना आप इत्तेफाक रखते हैं डॉक्टर विनय की बातों से? क्योंकि ठीक है, भले ही मृत्यु दर बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन जो आंकड़े सामने आ रहे हैं सर, वो इसलिए भी हैरान परेशान करते हैं क्योंकि हमारे पास इतनी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है कि उनको इलाज मुहैया कराया जा सके। देखिए नेहा जी, इसमें 3 बातें ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं डॉक्टर अग्रवाल की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि नंबरों को हमें नहीं डरना है, बट हमारी जो मृत्यु दर है उसका लो होने का एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि हमारी जनसंख्या जनरली यंग पॉपुलेशन की थी। अब यंग जब पॉपुलेशन है, जिसकी वजह से हमारी मोर्टालिटी रेट में कमी आई है। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, अब जो नंबर्स आ रहे हैं वो टाउन ए से नहीं आ रहे, वो टाउन बी और टाउन सी में जा रहे। मतलब आप समझिए, विदेश से पहले दिल्ली आया, मुंबई आया, अब मुंबई से उठ के अलग एक पीक चल रही है जो तमिलनाडु में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में बढ़ते हुए मामलों की किफायत करती है। तीसरी चीज जरूरी बात यह समझना है कि जो लोगों में जब नंबर्स बढ़ेंगे और एल्डरली लोगों तक पहुंचेंगे तो ये हो सकता है मृत्यु दर को हम काबू ना कर पाए। तो अभी ये समय है यहाँ पे हमको रोकना जरूरी है। चौथी सबसे बड़ी बात, जब पूरे विश्व में नंबर घट रहे हैं, हमारा देश, ब्राजील और अमेरिका, और अब तो शायद अमेरिका और इंडिया ही 2 कंट्रीज हैं जिसमें 77,000 और 50,000 मामले रोज आ रहे हैं। तो ये चिंता का विषय जरूर है, पर घबराहट की बात नहीं है। और 5वीं बात जरूर ये है कि इसमें भागीदारी आपको कॉमन आदमी की निकालनी पड़ेगी। कॉमन आदमी की निकालनी पड़ेगी। अगर आज आपकी सड़कों पे देखें तो 40 से 50% लोग या तो लोग मास्क पहनते नहीं, या पहनते हैं तो ठीक से उसका इस्तेमाल नहीं करते। तो अब जब तक भागीदारी नहीं बढ़ेगी नेहा जी, ये नंबर बढ़ते जाएंगे और इन नो मैटर ऑफ टाइम मोर्टेलिटी भी बढ़ने लगेगी, जब हमारे पास उसका कोई काबू करने का तरीका नहीं होगा। ठीक है। डॉक्टर नेहा, सवाल इस बात को लेकर है कि जिस तरह से और जिस रफ्तार से फिलहाल आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, 49,000 के पार यह आंकड़ा पहुंच गया पिछले 24 घंटे का, इसने तमाम पीछे के सभी रिकॉर्डों को तोड़ दिया है। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि ऐसे में जो पेशेंट है, गायनेकोलॉजिस्ट आप हैं तो आप बेहतर तरीके से जानते हैं, गर्भवती महिलाएं हैं,
उनको इस वक्त कितनी हिफाजत से रहने की जरूरत है, कितनी सुरक्षा रखनी अभी जरूरत यहाँ पर है, और ऐसे जो महिलाएं हैं जिनके छोटे बच्चे हैं उनको कितनी फिलहाल अभी हिफाजत से रहने की जरूरत है? मैम, अभी हमें ये समझना है कि हम एक जिस सिचुएशन में हैं, हमारी कंट्री में हर जगह पूरी देश में केस बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस जगहों पर अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में अगर हम देखें तो आंकड़े अब स्टेबल हो रहे हैं या कम की तरफ हो रहे हैं। लेकिन इसको देखते हुए हमारे यहाँ जैसे डॉक्टर भार्गव ने कहा, लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, घर से बाहर निकलना चाहते हैं, बंदिश फील करते हैं, ऐसा सोचते हैं कि हमें अब और अंदर नहीं रह सकते, बाहर निकलना है, रूल्स को फॉलो नहीं करना है। अगर हम अपने पर्सनल लेवल पर अपनी प्रिकॉशंस नहीं लेंगे, चाहे वो बच्चे हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे एल्डरली हों, अगर हम लोग अपना गार्ड डाउन कर देंगे और ये सोचेंगे कि अब हमारे देश में परेशानी नहीं है या हमारी स्टेट में परेशानी नहीं है और स्टेट में आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली स्प्रेड होने की संभावना और ज्यादा है। जब तक हमारी यंग पॉपुलेशन 30 इयर्स टू 45 इयर्स, जिसमें सबसे ज्यादा इस समय मामले सबसे ज्यादा हैं, अगर इस एज ग्रुप में केसेस बढ़ रहे हैं और हमारी मोर्टालिटी नहीं है तो हम बहुत अच्छे स्तर पर हैं। लेकिन अगर हमारे छोटे बच्चों को या एल्डरली को अगर ये बीमारी और फैलने लगी, अगर उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए अपने ये प्रिकॉशंस नहीं लिए, तो हमारी मोर्टालिटी डेफिनेटली बढ़ेगी। फिर उसको करेक्ट करना, कंट्रोल करना सबके लिए बहुत 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 मुश्किल होगा। तो सभी के लिए बहुत मुश्किल होगा, और ये हो भी रहा है, क्योंकि जो हालात और जो स्थितियां फिलहाल बनी हुई है देश में, ये वाकई बहुत ज्यादा गंभीर है। लेकिन डॉक्टर राहुल भार्गव, सवाल इस बात को लेकर भी है कि जो फिलहाल स्थिति है देश में, तकरीबन 50,000 केसेस अगर एक दिन में सामने आ रही हैं, तो क्या माने कि पीक पर है इस वक्त कोरोना, जिस बात का जिक्र डॉक्टर रणदीप गुलेरिया कर रहे थे? नेहा जी, ये पीक की बात जो है अब हम थोड़ी भूल जानी चाहिए। ये हमको कोरोना हमारे साथ रहेगा, हम हर्ड इम्यूनिटी के बारे में भी रिसर्च सुन चुके नहीं, हैं। अगर ये कहा जाता है कि कोरोना पहले हाई जाता है, उसके बाद उसका ग्राफ एकदम तेजी से नीचे गिरता है, तो क्या उस बात का इंतजार करें, उस स्थिति का इंतजार करें क्या? नहीं नेहा जी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पहले वो गिरेगा और फिर ही वो नीचे आएगा। एक बात समझना जरूरी है कि अगर जिसकी कंट्री की पीक का मतलब ये होता है कि 70% जनता वहां पे हमारे साथ जुड़ गई है, जिसको कोरोना हो चुका है। इस बात को समझना है कि हमारी अभी कोई पीक नहीं आई है, ये पीक नहीं है। पीक पे आप समझेंगे तो बहुत सारे केसेस जाएंगे, तो इसलिए प्लीज इस पीक की बात ना करें। अगर हम पीक की तरफ आगे बढ़ेंगे तो 2% से भी हमारी मोर्टालिटी बढ़ती रहेगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज बात यह, जैसे जैसे नंबर बढ़ते हैं नेहा जी, वैसे वैसे इकोनॉमी नीचे जाती है, जैसे वैसे सेंटीमेंट नीचे जाता है, लोग जुड़ते नहीं है, लोग अपने क्लिनिक्स नहीं खोलते, लोग अपने कारोबार पे नहीं जा पाते। तो ये बढ़ना नंबर हमारे लिए दो धारी तलवार है, जो मरीजों को भी नेगेटिव सेंटीमेंट पे लाएगी और मार्केट को भी नेगेटिव सेंटीमेंट पे लाएगी। ठीक है डॉक्टर विनय, सवाल ये भी है कि इसके लिए, क्योंकि प्लाज्मा थेरेपी की बात करें, तमाम तरह की कोशिशें की जा रही है कि हर स्टेज पर मरीजों को बचाया जा सके, लेकिन अभी अगर हम देखें आंकड़े को, तकरीबन 30,000 लोग कोरोना से अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। तो ऐसे में अब कौन सी जो थेरेपी है वो सबसे ज्यादा कामयाब आप देखते हैं क्रिटिकल सिचुएशन में मरीजों को बचाने के लिए? देखिए, आपको एक बात इसमें हम सबको समझनी होगी कि अगर हम दिल्ली की बात करें, अहमदाबाद की बात करें, हम बॉम्बे की बात करें, अब वहां के केसेस का ग्राफ जो है वो स्टेबलाइज कर गया है। हम लगभग पीक पर पहुंच गए हैं और हम उसको कंटेन कर पा रहे हैं। लेकिन जैसा डॉक्टर भार्गव ने बिल्कुल ठीक कहा कि अब हम टाइप बी और टाइप सी सिटीज में जा रहे हैं। कुछ ऐसी स्टेट्स में जहाँ के आंकड़े अब बढ़ रहे हैं, जैसे बिहार है, बिहार की सिचुएशन बड़ी दर्दनाक है। हम बिहार से आगे बढ़े, वहाँ की सिचुएशन भी बड़ी खराब है ना। ये ऐसी स्टेट्स हैं जो हमारे सारे आंकड़ों को फेल कर देंगी, और अगर इस स्पीड से आंकड़े बढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि उन स्टेट्स में हमको इवन मृत्यु दर को कम करने में भी बड़ी दिक्कत होगी। क्योंकि जहां तक कंटेनमेंट का सवाल है, जहां तक फैसिलिटीज का सवाल है, हम कहते हैं टेस्टिंग की बात करते हैं,
हम ट्रेसिंग की बात करते हैं, हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। वहाँ पे तीनों चीजों पे अभी कमी है। अभी टेस्टिंग नहीं हो पा रही है प्रॉपरली, आप लोग दिखा रहे हैं। आप अगर ट्रेसिंग की बात करें तो वो तो बहुत दूर है कि बाढ़ का इतना असर है वहाँ पर, सब जगह पानी पानी पड़ा हुआ है, ट्रेस क्या करेंगे। और उसके साथ ट्रीटमेंट के लिए भी जहाँ तक हम बात करें, जो उनके मेडिकल सेंटर्स हैं या वहाँ कोविड के टेस्ट, कोविड सेंटर्स बनाए गए हैं, उनकी हालत भी बुरी है। मुझे लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट को अब उन स्टेट्स में ध्यान देना चाहिए जहां पर कि इस समय कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, जहां पे नंबर ज्यादा आ रहे हैं, और उस परिस्थितियों को हम कंट्रोल करें, फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, लोगों में ज्ञान दें और उनको ये बताएं कि भैया ये जो आपके शुरू के जो केसेस हैं, चाहे वो होम आइसोलेशन में करें, बट होम आइसोलेशन का मतलब होम आइसोलेशन हो, और उसके साथ साथ या हम आइसोलेशन वार्ड बनाएं, आइसोलेशन सेंटर्स बनाएं। अगर एक आदमी टेस्ट पॉजिटिव निकलता है तो उसको हम बाकी लोगों से एग्रीगेट कर लें, उनको सेपरेट कर दें। और जहां तक हम एक बात जो री एम्फेसाइज करते हैं, मास्क लगाना, 2 गज की दूरी मेंटेन करना, वो सबसे ज्यादा चूक इलाज है। वही इलाज अगर काम आएगा तो उसी ने काम में आना है। और अगर डॉक्टर नेहा, ठीक है सर, ठीक है डॉक्टर नेहा, सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र अभी डॉक्टर विनय कर रहे थे, क्या ये तमाम जो नियम कायदे हैं इसको फॉलो नहीं कर रहे लोग? यही वजह है कि अब जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आंकड़ा 50,000 के पास पहुंच गया है पिछले 24 घंटे का। बिल्कुल, आप देखिए जो हमारी टायर ए सिटीज थी वहां पर काफी कुछ हम अब मामलों को कंट्रोल कर पा रहे हैं, लेकिन जो टाइप बी, टाइप सी सिटीज हैं वहां पर अभी भी हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं है, लोगों में इतनी जागरूकता नहीं आई है कि इसको सीरियसली लें और इन जी लगता है डॉक्टर नेहा की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। बहरहाल क्योंकि मुद्दा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस पे हम चर्चा लगातार जारी रखेंगे। लोकतंत्र में आज हम बात कर रहे हैं बढ़ते कोरोना के केसेस की। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, इसके पीछे क्या वजह है, क्यों आखिर कोरोना को कंट्रोल करने के लिए सरकार नाकाम साबित हो रही है। कोरोना को कंट्रोल करने की तमाम कोशिशें की जा रही है, बावजूद इसके कोरोना को कंट्रोल करने में सफलता हासिल नहीं मिल पा रही है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कहाँ खामी कहाँ कमी है। डॉक्टर राहुल भार्गव, कहाँ खामी कहाँ कमी आप देख रहे हैं? 50,000 पिछले 24 घंटे में मामले सामने आना एक बड़ी बात है। ऐसे में कैसे अब कोरोना को कंट्रोल किया जाए? देखिए सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, अभी बहुत हद तक अगर हम ये कहें कि कामयाबी मिल गई तो ऐसा गलत होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये 50,000 मामले से सामने नहीं आते। लोगों के अंदर कमियां है कि लोग इस जो सावधानियां है वो नहीं बरत रहे। कहाँ खामी कहाँ कमी देखते हैं? नेहा जी, सबसे बड़ी बात ये है कि क्लियर कम्युनिकेशन। हमने आपके चैनल के माध्यम से पहले भी कहा था कि एक सेंट्रल कमांड कोरोना के लिए होना जरूरी है। 70 साल ने कॉन्स्टिट्यूशन ने हेल्थ को भले ही एक सब्जेक्ट बताया हो, पर क्या उसका पालन हो रहा है? क्या जो नीतियां सेंटर में बन रही हैं उसका पालन हो रहा है? भीलवाड़ा में सक्सेसफुल हुआ, धारावी में सक्सेसफुल हुआ, दिल्ली में सक्सेसफुल हुआ, तो बाकी पूरे देश में सक्सेस क्यों नहीं है? तो सरकार की तरफ से, ब्यूरोक्रेसी की तरफ से और पब्लिक की तरफ से तीनों जगहों पे कुछ खामियां हैं जिनको प्लग करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आज हम उसको प्लग नहीं करेंगे तो आप मान के चलिए ये 50,000 नहीं, आपको अगले 15 दिन में 1 लाख मामले भी पकड़ाई में आएंगे। पर क्यों? सबसे जानना जरूरी, इस बात पे चर्चा करना जरूरी है। हम चर्चा हर बार बढ़ते हुए नंबरों पे करते हैं, ना कि उसके कारणों पे और उसको सर आप नियम कायदों की बात कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर विनय अग्रवाल, ये नियम कायदे जिस बात का जिक्र अभी डॉक्टर राहुल कर रहे थे कि दिल्ली में ऐसा हुआ तो कोरोना कंट्रोल करने में काफी हद तक सफलता मिली। सर ये कोरोना कंट्रोल कौन कराएगा? अगर नियम कायदों का उल्लंघन हो रहा है तो उसे सख्ती से लागू कौन करवाएगा? किसकी जिम्मेदारी बनती है? देखिए, जहां तक ये इसको रेगुलर करने की बात है वो तो एडमिनिस्ट्रेटर्स ही कराएंगे। अब डिस्ट्रिक्ट के जो इंचार्जेज हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं या सीएमओज हैं या गवर्नमेंट के अधिकारी हैं, वो लोग या नोडल ऑफिसर्स हैं, उनको इस पर सख्ती बरतनी पड़ेगी। जैसे डॉक्टर भार्गव ने धारावी का एग्जाम्पल लिया, भीलवाड़ा का एग्जाम्पल हमारे सामने है, केरला का एग्जाम्पल हमारे सामने है, अहमदाबाद पर से का हमारे पास सामने है। इन जगहों पे हम अगर कंटेन कर पाए तो इसका सबसे ज्यादा कारण यह है कि अच्छे कोऑर्डिनेटेड तरीके से वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने डॉक्टर्स के साथ, मेडिकल एसोसिएशन के साथ
RWAs के साथ, उन सबके साथ मिलकर कंटेन करने का बीड़ा उठाया और उसमें सक्सेसफुल हुए। जब तक ये चीज नहीं हम अचीव करेंगे तब तक ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है डॉक्टर नेहा, क्या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं डॉक्टर विनय, क्या लगता है कि इच्छा शक्ति की कमी है क्या ये भी वजह है कि बहुत सख्ती से लागू नहीं किए जा रहे हैं तमाम नियम कायदे और लोग उसकी धज्जियां उड़ाते हुए भी साफ तौर पर देखे जा सकते हैं? डॉक्टर नेहा जी क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है, खाली इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, कमी हर जगह से है। आई थिंक दिल्ली में हम इसलिए सक्सेसफुल हैं बिकॉज हम सब एक साथ काम कर रहे हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे RWAs हो, छोटी एसोसिएशन हो, हम सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसीलिए आई थिंक हम इस स्टेट में हैं कि हमारी पॉजिटिविटी रेट भी 5.7% ही रह गई है और रिकवरी रेट बहुत बेटर हो गई है। बट अगर हम इसको देखें कि बाकी टाइप बी टाइप सी सिटीज में क्या हो रहा है, आई थिंक वहाँ हर जगह हर लेवल पर प्रॉब्लम हो रही है। पर्सनल लेवल पर प्रॉब्लम है, पेशेंट्स अभी सारे नियम कायदे फॉलो नहीं करना चाहते हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर प्रॉब्लम है, टेस्टिंग में प्रॉब्लम है। इतनी स्टेट में आप देखिए टेस्टिंग कितनी हो रही है, महाराष्ट्र को छोड़ दें, दिल्ली को छोड़ दें, तमिलनाडु को छोड़ दें, कर्नाटका को छोड़ दें, बाकी जगहों पर आप बिहार में, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में कितनी हम टेस्टिंग पहले करता रहे थे। अब प्रोबेबली बिकॉज हमारे पास टेस्टिंग की सुविधा बढ़ रही है इसलिए मामले भी सामने आ रहे हैं, पॉजिटिविटी भी हमें बाकी जगहों पर दिख रही है। अगर अभी हम एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांगली इसको काबू करना चाहे और लोकल लेवल पर RWAs के साथ, बाकी डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के साथ मिलकर काम करें तो आई फील हर जगह पर हम इसको कंट्रोल में ला सकते हैं। प्लस पर्सनल लेवल पर जितना हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि उनकी सेफ्टी उनके हाथ में है। ठीक है डॉक्टर राहुल, क्या एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ जागरूकता की कमी है क्या? आप भी मानते हैं इस बात को? नेहा जी 70 साल में रोटी कपड़ा मकान का नारा हर पॉलिटिकल पार्टी ने दिया है, कभी उसमें चौथा पिलर हेल्थ का कभी नहीं आया। तो 70 साल की जनसंख्या में हेल्थ के प्रति जागरूकता जीरो है। हम अब भी 80% कैंसर स्टेज 4 पे देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्या मास्क लगाने की व्यवस्था 122 दिन के बाद भी हमारे को पता नहीं चल पाई? 4 महीने का लॉकडाउन हो गया, क्या पब्लिक को ये नहीं पता कि कब हमारे को कब मास्क पहनना है, कब नहीं पहनना है? तो ये आज हमारे को कोरोना को यूज करते हुए इस देश में पब्लिक को हेल्थ के प्रति जागरूक करने का सबसे बीड़ा उठाना है। 20,000 करोड़ रुपए अगर हमने आत्मनिर्भर भारत को दिए तो शायद 40,000 करोड़ रुपया लोगों की मानसिकता को बदलने में, अपने शरीर को जानने में लगाने की जरूरत है। तब तक भागीदारी नहीं होगी, तब तक आप कितने भी स्ट्रिक्टेंट लॉ बना लीजिए, नहीं, मानसिकता को बदलने की जरूरत है, जागरूकता फैलाने की जरूरत है, ये स्पष्ट करिए यहाँ पे, क्योंकि लोग ये जानते हैं कि कोरोना कितना खतरनाक है, लोगों की जिंदगी ले रहा है और ऐसे में कोरोना संक्रमित कई मरीज ऐसे हुए जिनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। यहाँ जागरूकता की कमी है या सोच में परिवर्तन की जरूरत है? नेहा जी दोनों चीजों की जरूरत है। यहाँ पे जागरूकता और सोच में बदलाव दोनों चाहिए। जागरूकता तो 122 दिन में आप कौन से मेथड से जागरूकता लाओगे कि मास्क पहनना, सैनिटाइज करना, थूकना खराब है, खराब बात है। आज भी आप गुड़गांव में देख लीजिए, भाषापुर में देख लीजिए, 50 से 60% लोग मास्क नहीं पहनते। उनका क्या करेंगे? कितने लॉज कानून लाएंगे? दिल्ली में आपने जैसे ही फाइन करना स्टार्ट किया, लोगों ने अपने घर में बैठ के मास्क पहनना स्टार्ट कर दिया। आज भी आप 50% लोगों को मास्क देखते हैं, पर मास्क को नीचे, नाक के नीचे देखते हैं। पूरे विश्व में ब्राजील, यूएसए और इंडिया ऐसी कंट्री है जो कोरोना पे काबू नहीं पा रही, बाकी पूरे विश्व ने पा लिया। ऐसा क्यों? इस बात पे चर्चा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है डॉक्टर विनय, अब जो हालात और जो स्थितियां फिलहाल देश में बनी हुई है, तकरीबन 50,000 मामले अगर 24 घंटे में सामने आ रहे हैं, तो सर क्या हमारे पास या हम इतने मजबूत हैं, इतने तैयार हैं कि अगर इस तरह के मामले लगातार कंटिन्यू सामने आते हैं या इसमें बढ़ोतरी भी होती है, तो क्या हम उन तमाम कोरोना संक्रमित मरीजों को इलाज मुहैया करा सकते हैं? क्या हम इसके इतने सक्षम हैं? क्या देश इतना सक्षम है अभी? नेहा जी, आपके इस स्टेटमेंट में मुझे बहुत संशय नजर आता है। देखिए 73 ईयर्स हमें आजादी के हो गए, उस 73 ईयर्स में हमारा प्राइमरी हेल्थ स्ट्रक्चर जो है वो पूरी तरह एक्सपोज हो गया। आप बजट का आज के दिन भी 1.2% ऑफ GDP सिर्फ हेल्थ पे लगाते हैं।
उसका भी 75% सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जैसे एम्स है या मेडिकल कॉलेजेस में चला जाता है। 73 साल में हमने उस स्ट्रक्चर की तरफ ध्यान ही नहीं दिया जो कोरोना के इलाज के लिए एक्सपोज हो गया। मेरे अभी पहले भी कहा कि दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद ये जो सिटीज मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, यहाँ का अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर था, यहाँ पर हम कंटेन कर पाए। लेकिन अगर हम टाइप बी और टाइप सी सिटीज में जाते हैं, वहाँ का तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही टोटली एक्सपोज्ड है। आपने देखा कि डॉक्टर को बोट में या ठेला गाड़ी में बैठकर अब कोरोना सेंटर में जाना पड़ रहा है बिहार में। अगर इस प्रकार की परिस्थितियां हैं तो मुझको ये कहने में कोई संशय नहीं है कि हमारे पास बड़े कठिनाई के दिन आने वाले हैं, क्योंकि अब जो स्प्रेड हो रहा है वो उन सिटीज में हो रहा है जहां पर की इंतजाम की बहुत कमी है। अब टेस्टिंग किट्स अवेलेबल हो रहे हैं, मैं मानता हूं टेस्टिंग किट्स अवेलेबल होंगे, टेस्ट हम करेंगे। ट्रेसिंग का कोई अभी कोई ज्ञान नहीं है कि उन सिटीज में ट्रेस कैसे करेंगे, या इवन आइसोलेशन सेंटर्स भी नहीं बनाए गए। तो अगर ये सब चीजें नहीं है तो आने वाले दिन कठिनाई के दिन हैं। लेकिन अभी भी मैं कहता हूं सरकार को सचेत होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को उन जगहों में भी कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, और प्राइवेट सेक्टर को अगर मिलाएंगे। नहीं सर, सरकार तो सचेत हो रही है, सरकार दिल्ली सरकार से बहुत कुछ सीख रही है और तमाम सरकार अब इसको और कदम उठाते हुए ये तय कर रही है कि अगर हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है तो घर में ही आइसोलेट कर दिया जाए मरीजों को। इस और अब कदम उठाया जा रहा है, क्या लगता है कि कारगर है? नेहा जी आप एक बार बताइए, दिल्ली का आंकड़ा आया कि 23% लोगों को सीरो पॉजिटिविटी पाई गई। आपका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कहां गया, आपका ट्रैकिंग कहां गया, आपकी बाकी आइसोलेशन कहां गई? 23% का फिगर वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट फिगर है जीरो पॉजिटिविटी रेट का, जबकि आपका कंटेनमेंट 1 लाख लोगों में 3000 लोग आपको पॉजिटिव पाए गए, जिसका मतलब था 3%। 23% लोग आप मिस कर गए। तो आप ये सोचिए, हमारे देश में जो ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की बातें चल रही थी वो सिर्फ पेपर पे है, वो हकीकत रियलिटी नहीं है, वो जमीनी हकीकत नहीं है। पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, क्या हम उन लोगों के अगेंस्ट खिलाफ एक्शन लेने के लिए तैयार हैं स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर का, जो मास्क पहनते हैं या नहीं पहनते, और पहनते हैं तो गलत तरीके से पहनते हैं। सारे विश्व में बिल्कुल बेसिक, उनके पास स्वीडन में वैक्सीन नहीं थी, इटली में वैक्सीन नहीं थी, चाइना में वैक्सीन नहीं थी, वहां पे क्यों नहीं केसेस बढ़ रहे? क्यों हमारे देश ब्राजील और यूएस में बढ़ रहे हैं? तीनों की एक ही समस्या है कि पब्लिक की भागीदारी बहुत कम है। जब तक पब्लिक की भागीदारी नहीं होगी तब तक हम कोरोना पे नहीं जीत सकते। ठीक है डॉक्टर नेहा, सवाल इस बात को लेकर है कि ये भी एक मुख्य वजह है कि ट्रैकिंग, ट्रेसिंग, इन सबको अब सरकारें तवज्जो नहीं दे रही। अब तो कोरोना पेशेंट आके ये कहता है कि हाँ मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, मुझे एडमिट कर लो, तब भी एडमिट नहीं किया जाता, या फिर जो सिम्टम्स बताए जाते हैं उस पर टेस्ट नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में क्या यही वजह है कि इस तरह के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अब सरकार इस और बहुत ज्यादा प्रतिबद्धता से ध्यान नहीं दे रही? ट्रैकिंग ट्रेसिंग नहीं हो रही है। जब हम शुरुआत में हमारे पास केस कम थे, कोई पेशेंट सिम्टम्स के साथ आता था, उसके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होती थी, लोगों को आइसोलेशन में लिया जाता था। आज के डेट में आप देखिए इतनी लाइन लगी हुई है कि अगर कोई पेशेंट सरकारी सेंटर्स में जाते हैं तो उनका नंबर ही 4 दिन, 6 दिन, 7 दिन के बाद आता है कि आज उनका टेस्ट हो पाएगा। अगर तब तक वो किससे मिला, कहाँ गया, देयर इज नो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग दैट इज हैपनिंग। कोई कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ना हो रही है, ना इस समय इतने पैंडेमिक में हमारा कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हम इसको टेस्टिंग कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट बता सकते हैं। ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अगर हम आइसोलेशन को ही स्ट्रांगली लें और लोगों को घर में आइसोलेट कर सकें, एक फियर ये भी है, लोगों के मन में डर है कि अगर हमारा पॉजिटिव आ गया तो एक सोशल स्टिग्मा भी लोगों के दिमाग में आ गया है कि वो पॉजिटिव हो गया तो हमें उठाकर ले जाएंगे, किसी आइसोलेशन सेंटर में रख देंगे। ये हर स्टेट में नहीं है, लेकिन जिन स्टेट में ऐसा हो रहा है उनको होम आइसोलेशन करें, जहां पर हम घर से उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन कर पाए, देख पाए, मॉनिटर कर पाए, घर में ही उनको ट्रीट कर पाए, तो प्रोबेबली हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी इतना जोर नहीं पड़ेगा और शायद स्प्रेड को भी हम किसी हद तक रोक पाएंगे। बाकी जब तक हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी जगहों पर नहीं बढ़ाएंगे, बाकी लोगों को जागरूक नहीं करेंगे कि अगर उनको कोई सिम्टम है तो आकर टेस्ट करें, या
लोकल लेवल पर इतनी टेस्टिंग करें, मास लेवल पर टेस्टिंग करें, और जहां पर भी जैसे दिल्ली में हम टेस्टिंग follow कर बहुत रहे हैं, बढ़ानी चाहिए, तभी कोरोना को कंट्रोल किया जा सकता है। बिल्कुल, लेकिन जिस बात का बिल्कुल। जिक्र डॉक्टर नेहा आप कर रही थी, मैं डॉक्टर राहुल से उस पर रिएक्शन ले लेती हूँ। सवाल इस बात को लेकर भी है डॉक्टर राहुल, क्योंकि कई केसेस ऐसे आए हैं जिस बात का जिक्र भी डॉक्टर नेहा कर रही थी कि लोगों को पता चल जाता है कि वो कोरोना पॉजिटिव है, फिर भी वो एडमिट होने की बजाय, आइसोलेशन वार्ड में जाने की बजाय वो या तो घर में रहते हैं या फिर इधर उधर घूमते रहते हैं। उनको लगता है कि वो ठीक हो जाएंगे। ये जो स्थिति होती है, ये कितनी चिंताजनक होती है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके साथ वाला जो व्यक्ति है वो कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव। नेहा जी, सिंपल सी बात है, दिस इज अ फेलियर ऑफ अ कम्युनिकेशन एंड कंपैशन। अगर मेरा कम्युनिकेशन क्लियर है, आज आप देख लीजिए, क्या आप रोज बदलती हुई स्थिति के अनुसार, बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार, क्या आप सारी गाइडलाइंस को फॉलो कर सकते हो क्या? कि उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, बिहार में क्या चल रहा है, आए दिन रोज आपकी कहानियां आती हैं जिसमें गाइडलाइन बदल दी जाती है। जब ये गाइडलाइंस रोज बदलती हैं तो आपके दिमाग में एक डाउट आता है। बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश में बोलते हैं कि हमारे को पता ही नहीं कि हमारे को कहीं उठा के ना ले जाए। नोएडा में जबरदस्ती ले जाते हैं कई जगहों पे, उत्तर प्रदेश में कहीं कहते हैं, मथुरा में कहते हैं कि नहीं लेके जाएंगे। ये जो पर्यावेश है, ये कंफ्यूजन का पर्यावेश है। क्या आप इस कंफ्यूजन के साथ में, क्या आप कोरोना से लड़ सकते हैं? क्या क्लियर कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी है हमारे पास कि यही चलेगा? हमने स्टेट पे छोड़ दिया, हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है। मैं सुप्रीम कोर्ट से सुओ मोटो चाहता हूं कि इस समय लेके कोरोना को सेंट्रल इशू बना के एक क्लियर कट गाइडलाइन पूरे देश के लिए हो। हर जगह पे अपने अपने स्टेट के अनुसार अपनी बीट नहीं बजा सकते, इसीलिए कई जगह नीचे गिर जाता है, कई जगह बढ़ जाता है, कई चीजें ठीक हो जाती है, कई खराब हो जाती हैं। आज बिहार है, कल उत्तर प्रदेश है, कल महाराष्ट्र है, वापस कभी तमिलनाडु है। इससे क्या आपकी इकोनॉमी खुलेगी? क्या कैसे लोग बाहर से देश में आएंगे? ग्रीस ने, टर्की ने अपना टूरिज्म तक खोल दिया। आप हमारे पास, हम लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। 122 दिन के बाद वापस से लॉकडाउन, कल से भोपाल में लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। तो आप समझिए इस बात को कि ये बढ़ते हुए नंबर हमारी ना अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे हैं, ना हमारी जान के लिए अच्छे हैं। अब जरूरत है एक स्ट्रॉन्ग विल डिसीजन की सरकार को कि 56 इंच का सीना आज ही दिखाना है, जहां पे एक सेंट्रल पॉलिसी और क्लियर कट गाइडलाइन होना सबसे ज्यादा आवश्यक है। बिल्कुल, अगर हमारी कोई सेंट्रल पॉलिसी नहीं होगी तो ये जो स्टेट पॉलिसीज हैं, ये सारी पब्लिक को कंफ्यूज कर रही हैं। किसी को कुछ नहीं पता कि क्या ठीक है, क्या होम आइसोलेशन ठीक है, क्या इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन ठीक है, किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। हर प्रदेश की सरकार अलग अलग अपने डिसीजन जो ले रही है, ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा डिसीजन ले सकती है, बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर की भागीदारी नहीं हो रही है, बिकॉज हर डॉक्टर कंफ्यूज है। अगर एक मरीज बॉर्डर पर रहता है तो वो ये चाहता है कि जिस स्टेट में जाकर मेरा आसानी से मेरा काम हो जाए, मैं बॉर्डर क्रॉस कर वहां करा लेता हूँ, जिससे कि कोई स्टिग्मा ना हो मेरे को। तो ठीक है, जब तक अब इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर विनय, अब इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए प्राथमिकता के तौर? नेहा जी, दिल्ली का जो एक उदाहरण है हमारे सामने ना, दिल्ली के उदाहरण में अगर पहले 2 महीने देखें, दिल्ली का बुरा हाल था। लेकिन जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली की तरफ ध्यान दिया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मीटिंग्स ली स्टेट गवर्नमेंट के साथ, मेडिकल एसोसिएशन के साथ, एक्सपर्ट्स के, मेडिकल एक्सपर्ट्स के साथ, और उनके साथ बैठकर जब दिल्ली में हमने एक साथ मिलकर, एकजुट होकर, कंधे से कंधा मिलाकर हमने काम किया, दिल्ली में हम कंटेन कर पाए। आज सिर्फ जरूरत यही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को उन स्टेट पे ध्यान देना चाहिए जहां पे इस समय नंबर बढ़ रहे हैं। वहां की जो फैसिलिटीज है उनके को संज्ञान लें, उनकी फैसिलिटीज को बढ़ाएं, सेंट्रल फोर्सेज को, मेडिकल फोर्सेज को वहां भेजें, चाहे वो रैपिड एक्शन मेडिकल फोर्स के नाम से भेजें या हम आईटीबीपी या बाकी तरह के जो आर्मी की मेडिकल टीम्स हैं इनको भेजा जाए, ताकि वहां पे हम प्रॉपर आइसोलेशन सेंटर, ट्रीटमेंट सेंटर का इलाज कर सके। और अगर जब तक हम ये अचीव करेंगे तभी हम उन एरियाज में कंटेन कर पाएंगे। मेरा ये कहना है कि कोऑर्डिनेशन, कंधे से कंधा मिलाकर हमको काम करने की बिल्कुल आवश्यकता है। डॉक्टर राहुल, कितना जरूरी है बेहतर तालमेल बिठाना, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रशासन, इन सबके बीच में तालमेल बैठाना और फिर कोरोना को कंट्रोल करना, ये कितना जरूरी है और कितना महत्वपूर्ण? नेहा जी, सबसे बड़ी बात कोऑर्डिनेशन और चेन ऑफ कमांड्स की है।
क्या आर्मी में ऐसा होता है क्या कि एक जना चाइना भाग रहा है, एक जना कारगिल भाग रहा है, एक जना जम्मू कश्मीर भाग रहा है? एक यूनिफाइड कमांड है जिससे सामान चलता है और उससे सब लोग फॉलो करते हैं, अच्छा हो बुरा हो वो बात की बात है। हमारे पास क्या कोई यूनिफाइड सरकारी हेल्थ एजेंसी है क्या जिसको हम ये कह सके कि इसके माध्यम से होगा? क्या आज तक आपको ही पता है या आपके स्टाफ को पता है कि कौन से कपड़े का मास्क पहनना चाहिए? 2 महीने बाद हम मास्क के लेके वापस चर्चा करने लगते हैं कि वेल वाला मास्क अच्छा नहीं है। हमारे पास यूनिफाइड कमांड है कहाँ? आज जरूरत है हेल्थ को सुरक्षा की तरह देखने की। आज को हेल्थ को देखने की टेलीकॉम में जितना नीति आयोग जितना टेलीकॉम को लेके संचेता है उतना हेल्थ को लेके उनको चिंता होनी चाहिए। आप कितने भी 5G ले आइए 6G ले आइए, अगर देश का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। और ये कोरोना हमें यही सिखा रहा है बार बार। ठीक है डॉक्टर नेहा, जानकारी का अभाव भी कहीं ना कहीं कोरोना को कंट्रोल करने में रुकावटें डाल रहा है। हाल ही में सरकार की गाइडलाइन चेंज हो गई है, इससे पहले कई मर्तबा चेंज हो चुकी है कि ऐसा मास्क आप पहनिए, ऐसा नहीं होता है। इससे पहले डॉक्टर्स ने रिसर्च किया था तो बताया था कि हवा में भी कोरोना के वायरस रहते हैं और वो आपको आ सकते हैं। तो ऐसे में ये वक्त वक्त पे जो चीजें निकल के सामने आ रही है, क्या अभी तक ये माने कि पूरी तरह से रिसर्च हमारे सामने नहीं है कि कोरोना फैलता कैसे है और कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है और कौन सा मास्क आपको बचाव कर सकता है? कोरोना वायरस के बारे में कोई प्रायर इंफॉर्मेशन नहीं है। जो भी रिसर्च या बाहर की वेस्टर्न कंट्री से डेटा आता है, जो भी नई चीजें आती हैं उससे प्रभावित होकर हम वक्त वक्त पर अपने डिसीजंस बदलते रहते हैं और पॉलिसीज चेंज करते रहते हैं। ठीक है, अगर कहीं से हमें ऐसा आ रहा है इंफॉर्मेशन कि ये एयरबॉर्न है या सरफेसेस से होता है या नहीं होता है, ये सारी चीजें हम टाइम के साथ सीख रहे हैं। वी कैन नॉट ब्लेम एनीबडी। हम किसी को ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें किसी की गलती है बिकॉज ये नया वायरस है, किसी को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। लेकिन अगर हम कोई एक पॉलिसी बना रहे हैं तो वो सब जगह के लिए सेंट्रली गवर्न पॉलिसी हो, हर जगह की पॉलिसी अलग अलग ना हो। उसके लिए जैसे डॉक्टर भार्गव ने कहा कि हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन हो जो कि कमांड दे और सारी स्टेट उसको फॉलो करे। अब देखिए दिल्ली में 19 दिन में उन्होंने आर्मी वालों ने इतना बढ़िया हॉस्पिटल बनाकर इतने वेंटिलेटर्स के साथ रेडी कर दिया। क्या हम सेम काम बाकी स्टेट में नहीं कर सकते जहां पर हमारे पास सुविधाएं नहीं है? तो जब तक हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन नहीं लेती है और हमारी जो भी एक्टिविटीज हैं, जो भी प्रभावित क्षेत्र हैं, वहां पर जाकर सेंट्रल गवर्नमेंट जब तक अपना काम नहीं करेगी तब तक स्टेट गवर्नमेंट के या प्राइमरी हेल्थ सिस्टम जो हमारे और प्रदेशों में है वहां से कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। तकरीबन 12 ऐसे देश हैं जहां तक कोरोना ने अपनी पहुंच नहीं बनाई है। डॉक्टर विनय अग्रवाल, सवाल इस बात को लेकर भी है कि बिना दवाई क्या कोरोना से लड़ाई संभव है या फिर बचाव के साथ हम इन आंकड़ों को कम कर सकते हैं? बस देखिए, बड़ी स्पष्ट बात है, अभी तक इसके बारे में कोई दवाई नहीं निकली है। हम सिम्टोमेटिक इलाज कर रहे हैं और अगर हम बात करते हैं, अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाता है और उसको अर्ली स्टेज पे हम चेक कर पा रहे हैं तो हम बीमारी को चेक कर पा रहे हैं। अगर हम ऑक्सीजन दे पाते हैं टाइम पर और अगर हम जरूरत महसूस करते हैं कि बाईपैप या वेंटिलेटर की कब जरूरत है और हॉस्पिटल में कब डॉक्टर मरीज को पहुंचना चाहिए तो अगर वो बच जाता है। लेकिन इसके साथ साथ अभी हमने प्लाज्मा थेरेपी के बारे में कहा कि प्लाज्मा थेरेपी कारगर साबित हुई है कुछ केसेस में। अगर हम प्लाज्मा थेरेपी दे पाते हैं तो सब करते हैं। लेकिन ये सब तब होता है जबकि टाइमली पेशेंट को हम प्रॉपर इलाज दे सकें, प्रॉपर गाइडेंस कर सकें। अगर जो माइल्ड केसेस हैं वो चाहे होम आइसोलेशन में रहें या वो आइसोलेशन वार्ड में रहें, उनको हमको बाकी लोगों से कंटेन करना है। लेकिन अगर किसी की ऑक्सीजन कम आती है ब्लड में या SpO2 उसका कम आता है, पल्स ऑक्सीमीटर बताता है कि वो 95 से नीचे है, उस सिचुएशन में उसको ऑक्सीजन की जरूरत है। मेरा ये कहना है कि उस सिचुएशन में उसको घर पर नहीं रहना चाहिए। उस ऐसे पेशेंट्स को हमको चाहे सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल में शिफ्ट करें या हॉस्पिटल में शिफ्ट करें। अगर उनको टाइमली ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती है तो उन केसेस को हम कंटेन कर पाते हैं। ऐसे ही केसेस में जब सडनली क्रैश करता है पेशेंट, वहाँ पे वेंटिलेटर की भी जरूरत पड़ सकती है या हमको बाईपैप वगैरह से उनको देना पड़ता है। ऐसी समय में प्लाज्मा थेरेपी या अदर इम्यून थेरेपीज हैं वो सब कारगर साबित हो रही हैं।
लेकिन अगर ये कहें कि कोई डेफिनेट इलाज है, स्टेरॉइड्स का भी रोल है, हम स्टेरॉइड्स भी देते हैं, कुछ पेशेंट में उससे बेहतर हुए, लेकिन ऐसा कहना कि कारगर इलाज 1, 2, 3 ऐसा है, ऐसा नहीं है। टाइमली इलाज हो, टाइमली डिटेक्शन हो और उसके साथ साथ हमारी टाइमली ट्रेसिंग हो, आइसोलेशन हो सके तो हम मरीज के मॉर्टेलिटी को बहुत कम कर पाते हैं। ठीक है डॉक्टर राहुल, ये ऑक्सीमीटर जो कई सरकारों की तरफ से मरीजों को घर में दिए गए हैं, खास तौर पे मैं दिल्ली सरकार की तरफ से बात करूं कि उनकी तरफ से कई ऑक्सीमीटर दिए गए हैं, तो ऐसे में ये ऑक्सीमीटर केस को खराब होने से रोकने में कितना मददगार साबित है? नेहा जी, ये सारी गिमिक है। क्या अमेरिका ने 5 ऑक्सीमीटर बांटे क्या? क्या ऑस्ट्रेलिया ने बांटे क्या इटली ने बांटे क्या? ये सारा का सारा जो राजनीतिकरण हेल्थ का हुआ है, उसके चलते ये हम नीजर्क रिएक्शन लेते हैं। उसपे जो पैसा खर्चा हुआ उसकी जगह अगर अच्छी प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम होता या उसकी जगह लोगों को जागरूक किया जाता तो बेहतर होता। क्या मेरे को सांस फूलेगी तो क्या इतनी हालत खराब है हमारी कि हम अस्पताल नहीं जाएंगे? लोग इसलिए डर गए कि सांस फूलने के बाद भी जब उनको बेड नहीं मिला तब वो घर पे बैठना स्टार्ट हुए और इसकी वजह से मोर्टेलिटी बढ़ने लगी। अगर यही आप लोगों को कॉन्फिडेंस दो कि आपकी सांस फूलेगी, आप रात के 3 बजे अस्पताल आओ, आपको दौड़ना भागना नहीं पड़ेगा, तो आप लोगों को सारे लोग अपनी समझदारी से अस्पताल जाते और पैनिक नहीं करते। जिनको जरूरत नहीं थी, बहुत सारे राजनेता अस्पतालों में जाके भर्ती हो गए, जिसको आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। क्या किसी ने उनसे पूछा कि उनको ऑक्सीजन कम थी क्या? क्योंकि वो सिर्फ राजनेता थे, इसलिए अस्पताल में भर्ती हो गए, इसलिए बेड मिल गए। बाकी जनरल पब्लिक को किया ये जो पल्स ऑक्सीमीटर का बहाना बना के दिया गया, ये सिर्फ राजनीतिकरण है और कुछ नहीं है, इससे कोई फायदा नहीं हुआ। अब मुझे स्टैटिस्टिक्स बता दीजिए, हर कंट्री में जो इंटरवेंशन होती है उसके बाद एक रिसर्च रिपोर्ट निकलती है। आपने 1000 पल्स ऑक्सीमीटर काट दिए, कितनों की मोर्टेलिटी बच गई, कितनों से उसका हॉस्पिटल एडमिशन जल्दी हो गया। तो नेहा जी, ये पल्स ऑक्सीमीटर का जो ढकोसला है, इसमें ये बात पूछनी चाहिए जो खरीदे गए, भले 1000 खरीदे गए 1000 रुपए में, वो 1 लाख रुपए कहां से आए, इसका ब्यौरा देना आवश्यक है। बिल्कुल। अब ये ऑक्सीमीटर कितने मददगार है और क्या अगर किसी तरह की दिक्कतें सांस लेने में होती है तो डॉक्टर नेहा, ये बाकी तो देशों ने नहीं किया है जैसे कि डॉक्टर राहुल कह रहे हैं, लेकिन वाकई इससे कुछ हद तक मदद मिलती है क्या? पल्स ऑक्सीमीटर से कभी मदद मिल सकती है जब आप किसी डॉक्टर के साथ कंटिन्यूअसली टच में हैं। अगर आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत है कि आप डॉक्टर के साथ कंटिन्यूअसली टच में हैं, आप इतने समझ पा रहे हैं कि आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कितनी है और आपको सांस लेने में कितनी दिक्कत है, कब आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, तब प्रोबेबली ऑक्सीमीटर काम के हैं। बट अगर आप हमारी जनरल पॉपुलेशन को देखेंगे तो हम में से कितने इतने लोग हैं जो ऑक्सीजन सैचुरेशन को इतना सीरियसली देखकर ये बता पाएंगे कि हमें इस समय अब हॉस्पिटल में जाना चाहिए और उनके जाते ही उनको बेड मिल जाए, वो एडमिट हो जाए, उनका इलाज शुरू हो जाए। तो खाली पल्स ऑक्सीमीटर बांटने से कोई फायदा नहीं है। बट हमारा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हम इम्प्रूव करें, लोगों को बेड आसानी से दिलवाएं, उनका टेस्ट इजीली हो पाए, बिना किसी परेशानी के हो पाए, जिनको माइल्ड सिम्टम्स हैं, कोई परेशानी नहीं है, उनको हम घर से इलाज कर पाएं, जिनको मॉडरेट सिम्टम्स हैं उनको हॉस्पिटल में एडमिट करें, और बाकी जो भी हमारे प्रोफाइलैक्सिस है उसको ध्यान में। इस डिबेट में जो भी निष्कर्ष निकल के सामने आया, जिस बात का जिक्र अभी डॉक्टर विनय अग्रवाल कर रहे थे कि कुल मिला के बेहतर तालमेल करने की जरूरत है, तालमेल बेहतर बैठाने की जरूरत है और लोगों को यहाँ पर एहतियात बरतने की जरूरत है। इन 2 चीजों से ही कोरोना को कंट्रोल किया जा सकता है जब तक वैक्सीन नहीं आती। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।